तो इस सीडीपी सीटेट की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो आएंगे उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी क्लास का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में कि आपके 30 आउट ऑफ कितने स्कोर बन रहे हैं। क्लियर है? चलिए, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आपको पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म जो है वो किस पर आधारित होता है? सोच पर, अंतर्ज्ञान पर, अवलोकन योग्य व्यवहार पर या फिर भावनाओं पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोच पर नहीं हो सकता है, सोच नहीं होगा, अंतर्ज्ञान भी नहीं होगा, भावनाएं भी नहीं होंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इस बार सीटेट बहुत अच्छा है, आप दे लीजिए। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने का जो आपका सपना है वो बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। और अगर आपको प्राइवेट टीचिंग भी करनी है तो आपको पता है कि आजकल हर एक स्कूल में आपसे सीटेट के सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये सीटेट होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर है। बालक की भाषा किससे विकसित होती है? बालक की भाषा किससे विकसित होगी? अकेले रहने से बालक की भाषा कैसे विकसित हो सकती है? सामाजिक संपर्क, हाँ ये आंसर हो सकता है। दंड से बिल्कुल नहीं। मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं। टीवी देखने से कैसे? टीवी देखने से बच्चे का भाषा का विकास कैसे होगा? हो सकता है, बट सामाजिक संपर्क में होना यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी बी ऑप्शन सही है उनके राइट क्वेश्चन के आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे जुड़ा है? आप मुझे बताओ, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे जुड़ा हो सकता है? भाषा से, नैतिक विकास से, या बुद्धि विकास से, या फिर व्यक्तिगत विकास से? तो आपको पता है कि कोहल वर्ग जो है वो हमेशा नैतिक विकास की बातें करते हैं, नैतिक विकास पर जोर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि बच्चों में मत्सर भावना कब अधिक होती है? मत्सर की भावना कब अधिक हो जाएगी? तो ये जो भावना है वो बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है, किशोरावस्था में नहीं, शैशवावस्था में भी नहीं, और वयस्क अवस्था में भी नहीं। आपको पता है कि 3 ही अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किशोरावस्था का प्रमुख संकट क्या है? किशोरावस्था का प्रमुख संकट क्या हो सकता है? असंतुलन, पहचान बनाना, या भूमिका भ्रम? देखिए इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था को हम पहचान की अवस्था या फिर इसे हीरो वर्शिप की भी अवस्था कहते हैं। इस एज में ही बच्चे अपना किसी को आइडियल मानते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, किसी को भी, मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज को नहीं कह रही हूँ, वो किसी चीज को अपना आइडियल मानते हैं। इसी एज में बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन्हें अपने बॉडी से फर्क पड़ता है, उन्हें अपने आप को बहुत सुंदर दिखाना होता है। तो ये सारी चीजें किशोरावस्था में ही होती है। तो यहाँ पे वस्तु नहीं, ये सब ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। किशोरावस्था जो है वो पहचान बनाना या भूमिका भ्रम की अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में हेटेरोजिनिस ग्रुप का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ हो सकता है भिन्न भिन्न क्षमता के बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ए नहीं होगा, समान क्षमता के बच्चे नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चे नहीं, केवल कमजोर बच्चे भी नहीं, केवल जहां लगा हो वो ऑप्शन हमारा गलत ही होता है। सीखने की पहली शर्त क्या है? सीखने की पहली शर्त क्या हो सकती है? दंड नहीं होगा, प्रेरणा हो सकता है, याददाश्त भी नहीं होगा, प्रतियोगिता भी नहीं हो सकती है, प्रेरणा हो सकती है। प्रेरणा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है?
अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि समाज से जुड़े होने की बात कौन करता है, तो वो है बांदुर महोदय। देखिए, सामाजिक सिद्धांत हमेशा कोहल वर्ग भी देते हैं, बट सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। वही अगर हम बात करते हैं कि क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसका सिद्धांत है, तो आप बताओ कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसका सिद्धांत होगा, तो ये पॉलो महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्किनर महोदय नहीं हो सकते हैं, पियाजे महोदय भी नहीं होंगे और वाटसन भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों का कुल व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है, तो बच्चों का कुल व्यक्तित्व जीन्स पर तो आधारित होगा, एक सेकेंड, जीन्स पर तो आधारित होगा, बट कुल नहीं होता है, केवल पर्यावरण पर नहीं। पर्यावरण एवं अनुवांशिकता, यहाँ पे क्रॉस नहीं, ये दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में जितना जरूरी है उसके जीन का होना, मतलब उसका पर्यावरण और उसकी अनुवांशिकता दोनों बहुत ज्यादा असर करती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो केवल जीन नहीं हो सकता, केवल पर्यावरण भी नहीं हो सकता और केवल मित्र भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। निर्माणवाद से अधिगम कैसे होता है, निर्माणवाद से अधिगम कैसे होगा, आप मुझे बताइए। रट कर, जी नहीं, रट कर कोई भी अधिगम नहीं होता है, निष्क्रिय करके नहीं। निष्क्रिय कर दोगे तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। हमेशा जब हम अधिगम करेंगे, जब हम लर्निंग करेंगे, तो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दंड से भी नहीं सीखा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहयोगी अधिगम में क्या होता है। सहयोगी अधिगम में क्या हो सकता है, अकेले होना, तो यहाँ पे जब सहयोगी अधिगम होगा तो बच्चा अकेले कैसे हो सकता है। सहयोगी अधिगम तो हमेशा समूह में होगा ना, और केवल शिक्षक, केवल खेलकूद नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। और आप बी के साथ जा सकते हो, केवल नहीं हो सकता कुछ भी। बच्चों में अनुशासन कैसा होना चाहिए, डर वाला, जी नहीं, डर वाला अनुशासन बच्चों में नहीं होना चाहिए। दंड आधारित, जी नहीं, दंड आधारित भी अनुशासन नहीं होना चाहिए। स्व अनुशासन हो सकता है, स्व अनुशासन सही जवाब हो सकता है, पर कठोर अनुशासन भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। पियाजे के अनुसार आप मुझे बताइए कि पूर्व संचालन अवस्था की आयु क्या है, तो इसकी आयु हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। आपसे बहुत बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे पियाजे महोदय के अनुसार किस संचालन अवस्था में आते हैं, तो आप मुझे बताओगे, आप आंसर करोगे पूर्व संचालन अवस्था। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर की जो पिछले की क्लासेस है, मतलब क्लास 1, 2, 3 जो है, उन सब के आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कभी ऑप्शन से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कभी क्वेश्चन से ऑप्शन क्रिएट होते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपको ये सीरीज देखना बहुत जरूरी है अगर आप अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एसिमुलेशन का अर्थ क्या है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समाहित करना, पुरानी जानकारी को त्यागना, दंड देना या नए सिद्धांत बनाना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर कि नए जानकारी को पुराने जानकारी में समाहित करना। ठीक है, दंड देना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, जानबूझकर। बच्चे गलतियां जानबूझकर थोड़ी करते हैं। सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है गलती करना। आप हमेशा याद रखो कि जो गलती करना है, जो गलतियां होती है ना, वो लर्निंग का एक पार्ट है, एक प्रोसेस है, तो आप इसको नकार नहीं सकते हो। आलस की वजह से नहीं। ये सारे के सारे आंसर्स जो है वो गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है और आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फील्ड ट्रिप किसका उदाहरण हो सकता है। क्या है, अनुभवात्मक। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, निष्क्रिय, अगर आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हो, आप बच्चे को कोई कुछ चीजें दिखाने के लिए ले जाते हो, तो वहां पे निष्क्रिय अधिगम कैसे हो सकता है। वहां पे तो बच्चा सक्रिय होगा ना, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम, जी बिल्कुल ये आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी चीज वहां पे ले जाते हो, बच्चा सामने से वो चीजें देख रहा है,
तो वो उस चीज का वो अनुभव कर रहा है और उसके बाद उसका अधिगम हो रहा है, यानी कि वो उससे सीख रहा है। तो अगर आप किसी चीज को प्रत्यक्ष वहां पे दिखाते हो तो वो चीजें अनुभवात्मक अधिगम कही जाती है, रटने का तरीका नहीं और दंड भी नहीं हो सकता है। अब आप किसी को बताइए कि गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होता है, गुलाब जामुन ऐसा होता है, और आप एक पीस गुलाब जामुन लाइए और उसे खिला दीजिए और फिर उससे पूछिए कि आप बताओ गुलाब जामुन कैसा होता है। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। मतलब कि आप पहले किसी चीज का एग्जाम्पल बताओ कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और आप एक गुलाब जामुन लाते हो और बच्चे को खिला देते हो, और अब आप पूछो कि बेटा बताओ गुलाब जामुन कैसा होता है, तो आप मुझे बताओ कि किस केस में बच्चा अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसे हम अनुभवात्मक अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अधिगम अवधारणा निर्माण यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? परिभाषा रटना? बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट में परिभाषा रटना कहाँ से हो जाएगा? उदाहरण, विपरीत उदाहरण, दंड केवल व्याख्यान नहीं। उदाहरण और विपरीत उदाहरण इसके राइट आंसर हो जाएंगे, और दंड तो होगा नहीं, केवल व्याख्यान नहीं। मैं आपको हमेशा कह रही हूँ कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए, केवल शब्द, दंड शब्द, लालच, डराना, ये सारी की सारी चीजें टीचिंग मेथड में नहीं आती है। ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव है और ये इन सबको आंसर नहीं करना है, और ना ही आपको टीचर बनने के बाद इसका यूज करना है क्लास में। आप एक हम्बल और एक अच्छे शिक्षक बनिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित होगा? रटने से, एक उत्तर से, कई उत्तर से और दंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा कई उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रटने से बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक उत्तर होगा तो कैसे होगा? जी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कई उत्तर। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों को क्या देना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चों को क्या देना चाहिए? धीमा कार्य? बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक कार्य? क्यों? उबाऊ कार्य, दंड। आप उन्हें थोड़ा सा ज्यादा कार्य दे सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो आप उसे सबसे ज्यादा, मतलब एक ही दिन में बोलो कि पूरा बुक कंप्लीट करके लाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस आंसर, इस ऑप्शंस के थ्रू आप इसके साथ जा सकते हो। वैसे अगर बच्चा क्रिएटिव है, पढ़ने में ज्यादा है, तो आप उसे ज्यादा गृह कार्य नहीं दे सकते हो। हाँ, आप उसके साथ उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दो, उसे और इंटरेक्ट करो, उसके प्रतिभाओं को और ज्यादा निखारो, और साथ ही साथ जो क्लास के और भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत अच्छे बच्चों से पीछे हैं, प्रतिभाशाली बच्चों से पीछे हैं, तो उन्हें भी कोशिश करिए कि उन बच्चों के अंदर भी जो टैलेंट है, क्योंकि बच्चा मल्टी डायरेक्शन होता है, बच्चे के पास मल्टीपल क्रिएटिविटी है। तो आप देखो ना कि अगर कोई बच्चा टीचिंग में अच्छा नहीं है तो उसके स्पोर्ट्स को निखारो, उसके कल्चरल एक्टिविटीज को निखारो। वो बोल सकता है या अच्छा भाषण दे सकता है या डांस कर सकता है या अच्छा आर्टिस्ट है। तो इस तरह से बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा सिर्फ पढ़ने में तेज है तभी वो बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चे का सर्वांगीण विकास इसीलिए करते हैं कि बच्चा किसी फील्ड में बेस्ट हो। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीखने का हस्तांतरण न होने का कारण है, क्या है? समानता, असमानता, प्रेरणा या दोहराव। तो इसका है असमानता। असमानता जो है वो सीखने का हस्तांतरण न होने का कारण है। हस्तांतरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, गतिविधि आधारित विधि या दंड विधि। तो जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं ना, उनके लिए गतिविधि करना, एक सेकंड, गतिविधि यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो गतिविधि आधारित जो विधि है वो श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है, तो ठोस से अमूर्त होती है, अमूर्त से ठोस होती है, हमेशा अमूर्त होती है, केवल रटने वाली होती है। जी नहीं, बच्चों की जो सोच है ना वो ठोस से अमूर्त होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। रिइंफॉर्मेशन का तात्पर्य क्या है? तो रिइंफॉर्मेशन का तात्पर्य है दंड, पुरस्कार या प्रतिक्रिया, अनुमान या तुलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दंड नहीं हो सकता। मैं बोल हर वीडियो में आपसे बोल रही हूँ, हर क्लास में आपसे बोल रही हूँ, दंड देना, तुलना करना, ये सारी की सारी चीजें
नेगेटिव वर्ड हैं और हम अपने टीचिंग मेथड में इनका यूज नहीं करते हैं। विकास का निर्माण नियम क्या है? विकास का नियम क्या है? विकास पश्चिम से पूरब, जी नहीं, विकास का जो नियम है ना वो है सीफेलो से कोल्ड। क्लियर? और ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाके अपने नंबर को श्योर कर सकते हो। बालक की रुचि व क्षमता जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? आप किसी बच्चे का इंटरेस्ट जानना है, आपको क्लास में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जानना है कि वो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या फिर वो क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो क्या आप उन पे दबाव बनाओगे कि नहीं चलो बताओ, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी पिट्टी कर दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप उन्हें दंड दोगे? बिल्कुल नहीं। आप मौन हो जाओगे? जब मौन हो जाओगे तो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम परीक्षण या अवलोकन करते हैं, हमें पता चले कि बच्चे का मतलब बच्चे की रुचि किसमें है, बच्चा क्या सोचता है इस टॉपिक पे। तो इससे क्या होता है ना कि आप जब परीक्षण करते हो, अवलोकन करते हो, बच्चे से पूछते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो, तो आपको पता चलता है कि बच्चा किसी टॉपिक पे सोच क्या रहा है, उसकी थिंकिंग किस लेवल तक जा रही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो भाषा अधिगम का रटना नहीं हो सकता, रोट लर्निंग को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बिल्कुल यही आंसर सही होगा। भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है यही। और आप इसे याद रखिए, इसका सही क्रम ये है और ये क्रम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और आप बहुत सारे जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, LSRW आपको याद रखना है।